बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी शो पाकिस्तान एडिशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वीर्स, 3 खबरों पर आज तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर जिसका ताल्लुक चीनी के हवाले से है। पाकिस्तान में हर शहर में चीनी गायब हुई है और इसकी वजूहात क्या हैं, तफसील से बात करेंगे। मार्केट का आज मैंने कुछ सर्वे भी किया, लोगों से बात हुई और वो लोग क्या कहते हैं कि चीनी को किस तरह गायब किया जा रहा है। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कावे मुसावी ने शेख अजमत सईद रिटायर्ड जस्टिस उनको कहा कि मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस पर भी तफसील से बात करूँगा। कुछ सवालात आपके हैं, उनके जवाबात भी मैं आपको आज के इस स्पेशल एडिशन में दूंगा। सबसे अहम खबर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की है। वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो लोग जो बाप का ताना देते थे, इस्टेब्लिशमेंट से डील की बातें करते थे, आज एनआरओ हो चुका है। और ये एनआरओ क्या है, कुछ लोगों से हमारी यहाँ पर बात हुई है। और जो पॉलिटिकल इस वक्त जो सियासी बसात है वो क्या इंडिकेट कर रही है, वो आपके सामने रखेंगे। और बिलावल भुट्टो ने क्या फ़ैसला किया है, वो किससे बात करेंगे। और मरियम कहाँ पर स्टैंड करती हैं और वो क्यों खामोश हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आज के इस स्पेशल एडिशन में आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, आपसे कुछ ही देर पहले टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर एक ख़बर फ्लैश की कि पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि चीनी को दरामद किया जाएगा। एक आम पाकिस्तानी ये सुनकर ज़रूर परेशान होगा कि वो मुल्क जहाँ पर चीनी से मुतल्लिक स्कैंडल सामने आते हैं, हुकूमत की जो मशीनरी है, हुकूमती वज़रा जो हैं उस चोरी को पकड़ते हैं, उसको आवाम के सामने रखते हैं, फिर पूरा मैकेनिज़्म डिस्कस किया जाता है कि जनाब ये चोरी कैसे होती रही, बड़ी बड़ी जो शुगर मिल्स हैं ये किन लोगों की हैं और किस तरह ये पैसा बनाते रहे हैं, ये तमाम बातें डिस्कस हो रही हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में चीनी हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि चीनी को दरामद कर लिया जाए। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि क्यों ना मार्केट का सर्वे करें, तो वहाँ की क्या सूरत हाल है, क्या चीनी वाकई मार्केट में मिल नहीं रही, या माफियाज जिनका जिक्र मौजूदा हुकूमत बार बार करती है। और अब तो हमारे भी खैर कान पक चुके हैं ये सुन करके, माफियाज हैं। लेकिन आज मैंने हकीकतन देखा कि ये माफियाज काम कैसे करते हैं। मैं एक दुकानदार के पास गया और मैंने उससे पूछा कि चीनी का भाई रेट क्या है। उसने बताया कि जनाब चीनी हमें जो कहा गया है वो 85 से 90 रुपये देने के लिए कहा गया है, लेकिन चीनी है ही नहीं, मेरे पास चीनी नहीं, मैं कहाँ से आपको दूँ। मैं कहा क्यों नहीं है। उसने कहा कि जनाब जब चीनी हम लेने जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि 105-106 रुपये किलो आपको मिलेगी। तो जब हमें मिलेगी चीनी इतने की तो हम बेचेंगे कहाँ से। तो लिहाजा जिन लोगों के पास चीनी मौजूद है वो अपनी मनमानी के रेट मांग रहे हैं, तो चीनी इसलिए मार्केट से आउट हो गई है। ये मैं आपको छोटी दुकानों की बात जो है वो सुना रहा हूँ। इस भाई ने क्या कहा, क्या सवालात थे मेरे, ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा सर्वे किया है, इसे सुन लेते हैं। पाकिस्तान में चीनी का बड़ा जो मसला बना हुआ है और मुझे तो खैर हैरानगी होती है कि चीनी ठीक है जी इम्पोर्टेंट है, लेकिन चीनी से जुड़ी हुई जो माफियाज हैं वो कर क्या रहे हैं। मैंने आज मार्केट का सर्वे किया और मैं अपने कामों में मसरूफ़ था, लेकिन मैंने आज क्योंकि ऐलान हुकूमत ने कर दिया है कि चीनी को दरामद किया जाएगा। शहजाद अकबर साहब रोज़ाना आते हैं और कहते हैं कि माफियाज। तो ये माफियाज ऑपरेट कैसे करते हैं, इसको आज चेक करने के लिए मैं मार्केट भी आया हूँ। सर बताएं, चीनी मौजूद है? नहीं सर, चीनी मौजूद नहीं है। तो चीनी गई किधर है? चीनी माफियाज खा गए सर। जो आप बात कर रहे हैं वही बात है, सारा वही मसला है। उसी में कहते हैं जनाब पूरा नहीं होता, ये है वो है सबसे। तो ये दरामद करने की क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है? सर जो स्टॉक हैं गोदामों में पड़ी है सारी, इसलिए दरामद करेंगे। अब वो अपने अपने रेट फिर माफियाज ही लेंगे ना, दरामद भी करेंगे आप और मैं तो नहीं करेंगे। आप जब जाते हैं जहाँ से भी आप लेते हैं तो वो क्या कह रहे हैं? वो रेट बढ़ाते हैं, मिल तो जाती है, मतलब कि ये नहीं है कि नहीं है, रेट उनकी मर्ज़ी का है। हम लेके आते हैं, महंगी लेके आएंगे तो गवर्नमेंट कहती है जी सस्ती बेचें, हम उसको कैसे करें, मतलब कि उसके सर्विसेज भी दें, शापर लगाएं, सारा कुछ करें, वो आके चालान कर देते हैं। कितने की मिल रही है चीनी आपको किलो? 5300 का तोड़ा मिल रहा है, 50 किलो होती है उसमें। तो कितने बनी किलो, क्या हिसाब? तकरीबन 100 आई थिंक सो के 106 रुपये में तकरीबन 106 की जी। तो गवर्नमेंट कह रही है 85 में बेचें। वही तो कह रहा हूँ कि सर्विसेज भी दें, लेके भी आएँ उठा के, बाद में वो 85 में या 80 में बेचें या 90 में बेचें, कैसे बेचें। अगर ना बेचें तो आके छापे पड़ते हैं, चलान हो जाते हैं, उठा के ले जाते हैं जी। वो मतलब कि हमें सारा कुछ हमें ही करना पड़ता है फेस। तो आपने फैसला किया चीनी बेचनी नहीं है? बेचनी नहीं है, ना होगी ना रहे बांस ना बजे बांसुरी।
तो ये एक दुकानदार है, ये हालत पूरी मार्केट की है। चाहे आप डिफेंस चले जाएं आपको चीनी मिलेगी, लेकिन रेट, चूँकि डिफेंस में किसी ने पूछना नहीं है कि 85 होगी 100 होगा, जना ले आओ जी चीनी, क्योंकि वहाँ पे मसाइल नहीं है। तो आबादियाँ जहाँ पर ये मसला है चीनी का, आपको ये लोग इसी तरह बात करते हुए नज़र आएंगे। चीनी मौजूद नहीं है। जो इमरान खान साहब बात करते हैं ना कि माफियाज काम ऐसे कर रहे हैं, रेट महंगा करो। जब एक छोटा दुकानदार महंगी चीनी लेकर नहीं आएगा तो चीनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसीलिए हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि चीनी को अब दरामद किया जाएगा, ताकि इन माफियाज के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी जा रही है वो लड़ी जा सके। व्यूअर्स, ये सिचुएशन है इस वक्त मार्केट की। चीनी को जानबूझकर माफियाज गायब कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो हुकूमत ने फ़ैसला किया कि चीनी को दरामद कर लेते हैं ताकि इस बुरहान से बचा जा सके। लेकिन व्यूअर्स, ये मसले का हल नहीं है। माफियाज को ख़त्म करना पड़ेगा, मैकेनिज़्म लाना पड़ेगा। जिन्होंने चोरी की है, जो चोरी करते हैं, जो चोरी करवाते हैं, इन्हें सलाखों के पीछे जब तक नहीं डाला जाएगा, निज़ाम की दुरुस्तगी नहीं होगी। हैरानगी की बात नहीं है, आपको नहीं लगता कि वो मुल्क जहाँ पर चीनी के स्कैंडल्स निकलते हैं, शुगर मिल्स बेतहाशा, वाफर चीनी मौजूद होगी, लेकिन इसके बावजूद आपको चीनी मुल्क में नहीं मिलेगी, आपको दरामद करनी पड़ेगी। उसकी वजूहात हमने आपके सामने रख दी हैं। ये माफियाज़ हैं जो इसकी बुनियादी वजह बने हैं। व्यूअर्स, दूसरी अहम खबर कावे मुसावी के हवाले से है, और ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, चूँकि ये ख़बर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। कावे मुसावी के हवाले से आपने मुझसे बहुत सारे सवालात भी किए कि जनाब आप बहुत तारीफ़ करते थे कावे मुसावी की, और क्या हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, और बड़ी ये सच्ची बात है। कावे मुसावी का इंटरव्यू ज़रूर किया हमने, और बड़ी तफसील के साथ किया। वो हक़ाइक़ जो पहले रिपोर्ट नहीं हुए वो आपके सामने हम लेकर आए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। माजी की हुकूमतें, मौजूदा हुकूमतें, मुशर्रफ साहब की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, किसने क्या किया है पाकिस्तान के साथ। मैंने बिल्कुल हूबहू उसी तरह मनोवन आपके सामने रखा। अब जिस शख्स को अपनी मर्ज़ी की खबर चाहिए थी, उसने उसमें से हिस्सा निकाला और कौम के सामने पेश कर दिया और अपना मतलब निकालना शुरू कर दे। आपको याद होगा व्यूअर्स, कुछ अर्सा पहले कुछ सहाफ़ी लंदन में कावे मुसावी के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें सज़ा हुई है। ये वही सज़ा है जिस पर कावे मुसावी ने रिएक्ट भी किया कि वो सिविल केस में सज़ा हुई थी। और फिर इसी सज़ा का हवाला जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख साहब ने भी अपनी इस रिपोर्ट के अंदर दिया है। कल के इंटरव्यू में हमने काफ़ी तल्ख सवालात किए थे, और हमने कहा था कि जब फ़ैसला आपके हक़ में नहीं आता, आप कहते हैं कि जज झूठा है, बेवकूफ़ है, और इसमें ऐसा क्या लिखा है जो आपकी शान के शान नहीं है, के ख़िलाफ़ है। तो इस पर कावे मुसावी कोई अच्छी से हासिल जवाब जो है वो नहीं दे सका। और यही फ़र्क है। वो लोग जिन्होंने ये बात एसोसिएट की कि हम शायद कावे मुसावी को हीरो बनाकर पेश करते हैं, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ रिपोर्ट किया है कावे मुसावी क्या कहता था, हुकूमत पाकिस्तान को क्या ऑफ़र्स करवाई जा रही थी। और आज भी जब आप बात करें कावे मुसावी से, वो ये कहता है कि दिस इज़ द टैक्स पेयर्स मनी ऑफ पाकिस्तान। और हम भी उस वक्त कहते थे कि ये लुक्रेटिव ऑफ़र रखी जा रही हैं टेबल पे, और ऐसे लोगों को मज़ीद हायर करना चाहिए। लेकिन ख्याल रहे, हायर आप करें, लेकिन ख्याल रहे कि जब आप इनसे जो मुआहिदा करेंगे उस मुआहिदे की शिकों को पढ़ लें। जस्टिस शेख अजमत सईद साहब ने भी ये कहा कि पाकिस्तान के यानी रियासत के पास एक्सपर्टीज़ का फुकदान है कि वो इंटरनेशनल मुआहिदों के अंदर जाए। बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे जो टेलीविज़न चैनल्स पे बैठकर इस वक्त इस रिपोर्ट को गलत कह रहे हैं। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे और सवालात को ऐड किया जाना चाहिए था, सियासी जमातों को शामिल किया जाना चाहिए था। ये लोग यकीनन किसी न किसी के कहने पर तो कुछ कर रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर कार्रवाई होती है तो इसका यकीनन कौम के सामने रखना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट ख़बर व्यूअर्स ये है कि मोहम्मद अज़हर सदीक़ साहब उन्होंने कावे मुसावी शेख अजमत सईद के ख़िलाफ़ जस्टिस रिटायर्ड बज़ाहिर तौहीन अमेज़, हतक इज़्ज़त और झूठे इल्ज़ामात लगाने पर जल्द ही नोटिस जारी करने का ऐलान किया है। और रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई और कावे मुसावी ने गलत ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर सदीक़ साहब। हम उनकी तरफ चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि कावे मुसावी साहब ने जो कुछ किया वो गलत है। अज़हर सदीक़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अज़हर सदीक़ साहब, आपने जिस तरह अपने ट्वीट के अंदर लिखा है कि कावे मुसावी ने जो जुबान इस्तेमाल की, आप यकीनन इसके हवाले से कार्रवाई करेंगे। शेख अजमत सईद
के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा, मैंने तो खैर व्यूअर्स को बता दिया है कि आज काबिल मुसावी को क्या मसला पड़ गया। ये वही जुबान है जिसके बारे में जब ये सवालात की शक्ल में उन तमाम सहाफियों की तरफ से जो उनके इंटरव्यू लेने गए पूछते रहे कि जनाब आपको सजा हुई, फिर वहां पर बकायदा ताजा किया गया, बकायदा कन्फ्रंट किया गया, सजा किस में हुई। तो यही तो कुछ जस्टिस शेख अकबर सईद साहब ने लिखा है। क्योंकि ये हमारे मुल्क के अदलिया का मामला है, कम अज कम सर हमें तो साथ खड़े होना चाहिए। आप बताएं इस हवाले से कि आप क्या करना चाह रहे हैं। First of all, कावे मुसावी इज नॉट अवेयर ऑफ पाकिस्तानी लॉज। मैं जरा अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, मैं साथ साथ उर्दू में मैं बताता चलूंगा। We have a very clear constitution in the shape of a social contract, which is known as Constitution of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, and it has provided a certain actions with reference to enforcement of fundamental rights, enforcement of certain actions. Everybody has to act in accordance with the law in view of Article 4 and 5 of the Constitution, and anybody who has some reservations or he can fairly comment on the conduct of a judge. Actually, he has committed a contempt of a court. He has used not only a derogatory, contemptuous, libel, slanderous words, but has actually committed a contempt of court by using the word that Mr. Retired Justice Sheikh Azman Saeed is not aware of the law while he was acting as a judge. तो मैं आसान लफ्जों में बता दूं कि जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, मैं दो चीजें मैं क्लियर कर दूं कि वो जो मर्जी बात करते रहे। हमारे जज के बारे में जब आप बात करेंगे, यू आर लायबल फॉर अ कंटेम्प्ट इन व्यू ऑफ ए पाकिस्तानी लॉ, एंड दैट इज आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है इस कॉन्टेक्स्ट में। जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो कंटेम्प्चुअस है कि जज को पता, जब वो जज थे वो पता नहीं था। यानी क्या कहना क्या चाहते हैं, जरा आसान लफ्जों में बता दें आपको। पहली तो बात तो ये है कि जो रिपोर्ट दी है, इट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। अभी इट हैज बीन सेंट टू द फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत को भेजा गया। वफाकी हुकूमत जब इसे पब्लिक करेगी, पब्लिक करके जब जस्टिस शेख अजमत सईद खुद बात करेंगे इसके कॉन्टेक्स्ट में, जब अगर वो बात करेंगे, इट्स अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ रिपोर्ट विच इज मेंट फॉर इंटरनल डिस्कशन। अनटिल अनलेस आप जब पब्लिक हो जाएगी, पब्लिक होने के बाद अगर कोई बात ऐसी होती है तो कंटेम्प्चुअस, मैंने उस सारे वर्ड्स को पढ़ा है। अब यहां देखे सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का इशू नहीं है, इशू बड़ा सीधा सा है। और आपने, जैसे आप लोगों ने बात बड़ी वाज़ेह तौर पर उनसे पूछी है और ये क्लैरिटी के साथ उन्होंने डिनाई भी नहीं किया कि उन्हें कंटेम्प्ट में सजा हुई है। जब ये सारी बातें, लेकिन यहाँ नजर जो आ रहा है ना, जो बात मैं समझ पा रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं कि देयर इज समथिंग फिशी बिहाइंड इट। कि जैसे यकीनन आपको पता है कि दोनों तरफ से मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी जगह मौजूद है, नवाज शरीफ के, इसहाक डार के, और वहां के करीब लोग जो है ना वो हर वक्त फिरते रहते हैं उनके पास। वो किसी तरह से चाहते हैं कि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि इस रिपोर्ट का मकसद कावे मुसावी तो था ही नहीं। कावे मुसावी के बारे में तो कहा है कि अगर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए TORs अलग बनाने पड़ेंगे। ये तो इशू अब बड़ा सीधा सा है, और जो TORs दिए थे उसके मुताबिक जनाब जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया, एक्शन भी बता दिए, प्रपोज एक्शन भी बता दिए, किस किस की क्या गलती थी, किस किस की क्या लायबिलिटी थी। तो मिसाल के तौर पर अगर आप छोटी सी बात बताता चाहूं, असूली तौर पर तो आप ब्रॉड शीट फर्ज करें आइल ऑफ मैन थी या दूसरी थी, हम उस बात को छोड़ दें, ब्रॉड शीट के नाम पर फ्रॉड हुआ है। आज तक मैं अब सवाल करने लगा हूं, कावे मुसावी ने उस ब्रॉड शीट को जो 2 नंबर बनकर आई थी, जिसने अपने आप को शो किया कि वो ब्रॉड शीट है, उसके खिलाफ आज तक आपसे एक्शन क्यों नहीं लिया? एंड दैट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न कि वो खामोश बैठे रहे सारे काम के लिए। अब जो बातें उन्हें कही हैं, वो तो कह रहे हैं 7 दिन में जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब जवाब दे। व्हाई शुड ही रिप्लाई विद इन 7 days? He has nothing, he has not stated anything which leads towards a defamation। कि तौहीन की तरफ, यानी आप तज़हीक या आप डेफेमेशन की तरफ तो कोई लेकर जाती नहीं। अब जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए वो तज़हीक में आते हैं, और वी आर प्रिपेयरिंग अ नोटिस, हम एक नोटिस प्रिपेयर कर रहे हैं, बीइंग अ पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि जो हमारी अदालतों के, हमारे जजेस के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया, हम उनको नोटिस देंगे। बहुत शुक्रिया अजीज सदीक साहब आपका। व्यूअर्स, सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब बहुत क्लियर हैं कि उन्होंने किससे बात करनी है, और शहबाज शरीफ साहब भी बहुत क्लियर हैं कि उन्होंने किससे बात करनी है। पहले उन्होंने किससे की और उसके बाद अब वो किससे बात करेंगे, वो बहुत क्लियर है।
जो क्लियर नहीं है वो नवाज शरीफ साहब नहीं है। वो लोग जो ताने देते थे डील के हवाले से, अब उन लोगों ने डील की है। आपको याद होगा मार्च 2019 से लेकर नवंबर 2019 तक नवाज शरीफ साहब खामोश रहे, डील हुई, मुल्क से बाहर चले गए। और इस बात का हवाला कावे मुसावी ने भी दिया है। कावे मुसावी ये ज़रूर बात अपने इंटरव्यूज़ में, उसने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड भी जो बातें कही, वो कहा था कि नवाज शरीफ ने डील की है, उसने पैसों का बताया है कि कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, और उस डील के नतीजे में उसे मुल्क से निकाला गया। ये रिकॉर्डेड चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं जिसमें कावे मुसावी ने ये कुछ कहा है। अब व्यूअर्स, वो लोग जो नवाज शरीफ कैंप के हैं वो ये कहते हैं कि डील की बातें करने वाले। आज ऐसा क्या हुआ कि थायराइड प्रॉब्लम्स निकल आई, बीमारी निकल आई। आज कल प्लेटलेट्स का मसला था, आज थायराइड का मसला है। खामोशी इख्तियार करके फिर एक आधा ट्वीट आ जाता है। सिचुएशन इस वक्त ये है, जिन लोगों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर और शहबाज शरीफ कैंप के अंदर मेरी जिनसे बात हुई है, वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो मसलहत की सियासत है, यानी एग्रेसिव नहीं होना, खामोशी के साथ अपना काम हमने करना है। और सियासत इसी का नाम है कि अपना मकसद पूरा करो, बिल्कुल उसी तरह जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मकासद पूरे किए। पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, और ये पीडीएम के हालात ही हैं व्यूअर्स कि अब मरीम नवाज ये कोशिशों में हैं कि शोकाज नोटिस किया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और पूछा जाए उनसे कि जनाब क्या हुआ, मुतफ़िका उम्मीदवार लाने का हार हुई, तारड़ साहब को नहीं बनाया गया, ये तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन आपको ये कन्फर्म कर रहा हूँ कि अब उस बयान की रोशनी में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, बिलावल भुट्टो ने दिया, कि अब तमाम बातें शहबाज शरीफ से और हमजा शहबाज से होंगी, क्योंकि ये कहते हैं कि हम अब पार्लिमानी सियासत करेंगे। वैसे खैर इनका भी कोई दीन ईमान नहीं है, जब ज़रूरत पड़ती है इन जमातों को भी इस्तेमाल किया, इस प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल किया। और अब जो लॉलीपॉप दिया गया है नवाज शरीफ साहब को लंदन यहाँ से जो भिजवाया गया है कि जनाब आपका भी कुछ करते हैं, सियासत में हमें दीवार के साथ मत लगाएं, रास्ते खुले रहने चाहिए। यही वजह है कि पहले हमजा शहबाज बाहर आए, अब कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के भी बाहर आने की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। और जजेस को बदलने का जो मामला है, वो आपको याद होगा आखिरी शो में भी हमने ये मामला उठाया था कि जो बदले गए हैं उसके पीछे भी यही कहानियाँ मौजूद हैं। और व्यूअर्स जी, अगर ये डील नहीं है, एनआरओ नहीं है, तो और क्या है, हालात यही बताते हैं। वो तमाम कार्रवाइयाँ जो नैब कर रही थी अपना आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, वो क्या बना उन कार्रवाइयों का, क्या हुआ वो ओमनी ग्रुप और केसेस का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये है हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, जहाँ पर आवाम नहीं बनती, सियासतदान बनते हैं, और सियासतदानों का यही वतीरा रहेगा। और फजल रहमान साहब जितना मर्ज़ी कहें कि शोकाज नहीं दूंगा, जो बीच की बात है व्यूअर्स वो ये है कि फजल रहमान साहब अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फैज़ यहीं से मिलेगी। क्योंकि फैज़ उन्हें नवाज शरीफ कैंप से तो नहीं मिली, लेकिन फैज़ उन्हें यहीं से मिलेगी, और उसके लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं। आने वाले दिनों के अंदर आपको बता रहे हैं कि चौधरी निसार भी आपको इन एक्शन नज़र आएंगे। लेकिन अफसोस व्यूअर्स ये है कि यही हमारी मसलहत की सियासत है, जब ज़रूरत पड़ती है इन्हीं लोगों को दोबारा इकट्ठा किया जाता है, पॉलिटिकल फोर्सेस को। फिर जब बात नहीं बनती, कुछ लोग बहाना बनाकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और फिर मैदान में जो लोग मौजूद होते हैं वो अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए सियासत करते हैं। और यही वजह है जो जुमला मैंने शुरू में कहा था कि ये मुल्क, इसमें कौम नहीं बनी, लेकिन सियासतदान और इनके बच्चे ज़रूर बन गए। व्यूअर्स जी, हमारा आज के शो है, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कोशिश में हूँ कि कोई सीट मिल जाए तो मैं लंदन जा सकूँ, लेकिन हालात अभी बहुत मुश्किल हैं। और अल्लाह करे वो जो 1600 का जो फ़िगर है, और जो बरतानिया, पाकिस्तान ने जो काम किया है, पाकिस्तान ने बरतानिया को उस लिस्ट से निकाल दिया है जिसमें सफरी पाबंदियों का जिक्र था, लेकिन बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया। तो मुझे, आई एम कन्फ्यूज्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी डिप्लोमेसी जो चैनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स क्या कर रहे हैं। आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज, और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए उन लोगों के बारे में जो यहाँ पे छुपे फंस गए हैं, वापस नहीं जा सकते। तो हमने बरतानिया को निकाल दिया, लेकिन बरतानिया ने हमें रेड लिस्ट में डाल दिया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।